आदाब। मेरी गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। आज के मेहमान मुकर्रर जनाब सलीम आरिफ साहब से भी दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब जो मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। बेगम आबदा अहमद मेमोरियल लेक्चर 25 जुलाई 2026 बउनवान हिंदुस्तानी थिएटर आज और कल। गालिब इंस्टीट्यूट की रिवायत है कि वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल फूलों से करता है। मेरी जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि वो प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब की खिदमत में फूल पेश करें। साइड में जो तशरीफ़ फरमा है, आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ बीच की नशिस्तों पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अब्दुल तौफीक साहब से दरख्वास्त है कि आप आज के मेहमान मुकर्रर जनाब सलीम आरिफ साहब की खिदमत में फूल पेश करें। मैं तमाम हाज़रीन की जानिब से और उनकी इजाज़त से गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब की खिदमत में फूल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मोहतरम मुकाम जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब, मारूफ फ़नकार, मुसन्निफ़ और हिदायतकार जनाब सलीम आरिफ साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं गालिब इंस्टीट्यूट साल में 2 यादगारी खुतबात का इनेकाद करता है। एक फ़खरुद्दीन अली अहमद यादगारी खुतबा और दूसरा बेगम आबदा अहमद यादगारी खुतबा। इन दोनों लेक्चर्स में हमारी कोशिश रहती है कि खालिस अदब के बजाय अपने इर्द गिर्द के दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू हो सके। इसी वजह से हमने सलीम आरिफ साहब से गुजारिश की कि जिनकी नज़र अदब, सकाफ़त, सियासत और हमारे माशरती मसाइल पर बहुत गहरी है, हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और यहाँ बतौर मेहमान मुकर्रर तशरीफ़ लाए। हज़रात, मुल्क की निहायत हरदिल अज़ीज़ सियासी रहनुमा और मुमताज़ खातून अव्वल मोहतरमा बेगम आबिदा अहमद साहबा की विलादत 17 जुलाई 1923 को शेखुपुरा ज़िला बदायूं में हुई। आपका ताल्लुक़ उर्दू के मारूफ फ़िक्शन निगार जनाब सुल्तान हैदर जोश के नामवर खानवादे से था। आपने अपनी तालीमी मंजिलें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे तारीख़ी इदारे से तय की और अमली मैदान में कदम रखा। आपने मुसलसल 2 मरतबा बरेली के हल्क़ा इंतखाब से मिंबर पार्लियामेंट की हैसियत से आवाम की नुमाइंदगी का फरीज़ा भी अंजाम दिया। सियासी खिदमात के साथ साथ आपकी अदबी और सकाफ़ती खिदमात का दायरा भी इंतहाई वसी है। आप 1982 से 2003 तक गालिब इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन के मनसब पर फाइज रहीं। इदारा जाती इस्तेहकाम और फ़रोग़ अदब के लिए आपकी खिदमात आब-ए-ज़र से लिखने के लायक हैं। इंस्टीट्यूट के क़याम व तरक्की के दौरान जब माली मुश्किलात हायल हुईं तो आपने न सिर्फ ख़ुद आगे बढ़कर चंदा इकट्ठा किया बल्कि फ़ंड की फराहमी के लिए मुख्तलिफ़ खेलों के टूर्नामेंट का भी कामयाब इनेकाद किया। आपके ये इक़दामात इस बात के कमास थे कि अदब और ज़िंदगी के रिश्ते कितने गहरे हैं। बेगम आबदा अहमद साहिबा ने महसूस किया कि उर्दू ज़बान में सिन्फ़ ड्रामा की रिवायत को इस्तेहकाम की ज़रूरत है और फ़नकारों को एक मुस्तकिल स्टेज मुहैया करने के लिए भी किसी बाकायदा इदारे का होना बहुत ज़रूरी है। इसी फ़िक्री बसीरत के तहत आपने इस इदारे में हम सब ड्रामा ग्रुप की बुनियाद रखी, जिसने अपने मकासद को बखूबी हासिल करते हुए फ़नी दुनिया में एक रोशन मिसाल कायम की। गालिब इंस्टीट्यूट ने हज़रात अब तक 137 ड्रामे स्टेज किए हैं। इसके अलावा गालिब इंस्टीट्यूट में गालिब म्यूज़ियम का भी क़याम आपका एक और कारनामा है जो आपके इंतकाल के बाद आपके नाम से मंसूब हो चुका है।
ये म्यूज़ियम अहद गालिब की नादिर व नायाब अशिया का अमीन है और उस दौर की भरपूर अक्कासी करता है। इस म्यूज़ियम के लिए नायाब व नवादिरात की जमा आवरी और उसकी राह में आने वाली कठिन मराहिल का बखूबी अंदाज़ा इस मुशाहिदे से लगाया जा सकता है कि बेगम आबिदा अहमद म्यूज़ियम में गालिब और उमराव बेगम के मलबूसात मौजूद हैं। नीज़ दीगर अशिया जो गालिब ने इस्तेमाल की है हमारे म्यूज़ियम में मौजूद है। आज के इस लेक्चर के इनकाद दरअसल बेगम आबिदा अहमद की इन्हीं गरा कदर खिदमात और एहसास कारनामों की तजदीद नौ है। डॉक्टर रखचंदा जलील साहिब और उर्दू अंग्रेज़ी अदब की एक मोतबर और नुमाया अदीबा हैं। डॉक्टर साहिबा न सिर्फ़ एक मरूफ अदीबा, नक्काद और मुतरजमा हैं, बल्कि उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए उनकी इल्मी व तहक़ीक़ी खिदमात काबिल शताइस हैं। आपने उर्दू ज़बान के क्लासिकी सरमाए को नई नस्ल से मुतारिफ़ कराने में अहम किरदार अदा किया है। आपकी सरपरस्ती में हम सब ड्रामा ग्रुप तरक्की की मंजिलों की तरफ रवां दवा है। किसी मसरूफ़ियत के सबब आज वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाई हैं, लेकिन वो जब भी दिल्ली में होती हैं तो इस लेक्चर में ज़रूर शिरकत फरमाती हैं। प्रोफेसर सदीक़ुर्रहमान क़िदवाई साहब किसी रस्मी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम इस बात पर जितना फ़ख्र करें कम है कि आप जैसा सरपरस्त हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। आपसे बेहद अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आज के मेहमानों का इस्तकबाल फरमाएँ। मोहतरम जनाब जस्टिस बरजुल अहमद साहब, जनाब सईद नकवी साहब और हमारे इदरीस साहब, आप लोगों की मौजूदगी और जो मशक्क़त होती है यहाँ के कामों को मुरतब करने में और मेहमानों को दूर से बुलाने में और उनकी देखभाल करने में, वो ख़ास तौर से मेरे लिए बहुत ही अहम है। इस वजह से कि एक तो दिल्ली शहर की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है, बिखरी बिखरी सी, और बिखर जाती है जब कुछ ख़ास वाक़यात होते हैं। और फिर ये जगह, ये मकाम जो गालिब इंस्टीट्यूट है, ये ऐसी जगह है कि जहाँ पहुँचने में थोड़ा सा वक्त बेज़ुबानी लगती है, लेकिन उसके बावजूद आप ऑर्गेनाइज करते हैं ये मकानात और इनकी जो पूरी तरतीब है वो काबिल तारीफ़ है। ये सब शाये हो चुके हैं जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने देखे होंगे और आइंदा भी शाये होंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि बेगम आबिदा अहमद साहिबा के नाम से मंसूब ये पिक्चर हर साल इब्तिदा से ही हो रहा है और बहुत कामयाब है। गालिब की ज़िंदगी, उनकी शायरी, उनकी शख्सियत कुछ इस तरह की है कि उसको जितना आप मुख्तलिफ ज़ावियों से देखें, उसको जितनी वसतों के साथ देखें, उतनी ही ज़्यादा वो दिलचस्प लगती है और जी चाहता है कि और ज़्यादा उनको उसी नुक्ता नज़र से देखें। चुनांचे गालिब पर बहुत कुछ लिखा गया और लिखा जा रहा है, और खुसूसन ऐसी असनाफ में जो गालिब के ज़माने में नहीं थी, उनको जब गालिब के लिए इस्तेमाल किया गया तो और ज़्यादा दिलचस्प हो गया वो, यानी ड्रामा, स्टेज ड्रामा। यानी गालिब ने सोचा भी ना होगा कि वो कभी उनको इस तरह से पेश किया जाएगा, लेकिन उनके खतूत अगर आप पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि गालिब ने अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर पर खुद को एक ऐसी ड्रामाई शख्सियत बना दिया था कि आप जब उनको पढ़ें तो आपको महसूस होता है कि एक कैरेक्टर है जो आपसे मुखातिब है और आप उससे हमकलाम हैं। तो गालिब के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है, जितना कुछ पढ़ा जाए वो भी लगता है कि कम है और होना चाहिए। लेकिन बहरहाल
हमने कोशिश इस बात की है और लक्षंदा साहिबा इसकी सदर थी और है ड्रामा ग्रुप की, उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि ये जैसे हर साल बेगम आबिदा अहमद साहिबा के नाम से ये लेक्चर है, क्योंकि ख़ुद बेगम आबिदा अहमद साहिबा को तहजीब के जिन पहलुओं से दिलचस्पी थी, उन्होंने इस लेक्चर से बहुत दिलचस्पी दी थी। चुनांचे ये सेमिनार जो उनके नाम से है, ये बरसों से हो रहा है, बहुत कामयाबी के साथ हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि इसमें जो खालिद की शख्सियत और उनकी शायरी का हक अदा हो जाता है स्टेज पर उनको देख कर। और जो अज़ला हमारे मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, इससे पहले भी, आज भी और आइंदा भी जो आएंगे, वो सब अपने अपने फ़न के माहिरीन हैं और उन्होंने गालिब का मुताला जिस तरह से किया है और जिस तरह से उसको प्रेजेंटेशन की कोशिश जो करते हैं, वो ख़ुद अपनी जगह पर एक हुनरमंदी की दलील है। तो लिहाजा मैं आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मेहमान यहाँ मौजूद हैं वो आपसे खासा असर लेंगे। और हमें हमेशा ये एहसास होता है कि बहुत से लोग जो बाद मजबूरियों की वजह से बर वक्त नहीं आ सके हैं, उन्हें जब मालूम होगा तो वो फिर कम से कम देखेंगे, पढ़ेंगे आपके लेक्चर के बारे में, तो उन्हें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब अहमद साहब से, मुझे हज़रात, खाकसार को भी बेगम साहबा की खिदमत में काम करने का शरफ़ हासिल है। और एक बेगम साहबा ने एक ड्रामा बनाया था, उनकी सरपरस्ती में स्टेज किया गया था। ये शूट हुआ है कहानी शाहजहानाबाद की, और उसके जो स्क्रिप्ट थी वो उर्दू में लिखी हुई थी। तो बेगम साहबा ने मालूम किया कि भाई किसी ऐसे उसको बुलाया जाए कि जो इसका स्क्रिप्ट चेंज कर सके, तब्दील कर सके। तो मैं करीब 2 महीने तक वहाँ अकबर रोड जाता था सुबह, और शाम को वहाँ से वापस आता था। बस वो इतनी नफासत पसंद थी कि कहीं भी कोई अगर मैं फ्रूट लगा करके लिख देता था तो वो कहते नहीं, दोबारा लिखो तुम इसको। तो ये इस तरह से मुझे भी उनकी सोबत में और उनकी खिदमत में जो है काम करने का शरफ़ हासिल है। इसी तरह से वो जो लेटर वगैरह टाइप कराती थी, तो वो एक छोटी सी, सर आपको भी मालूम होगा, एक छोटी सी अटैची थी, उसमें वो टाइपराइटर था और उस पर उंगली भी पूरी नहीं आ पाती थी। तो कभी कभी हम लोगों से गलती होती थी। तो अगली उन्होंने फिर ये कहा कि भाई तुम जो गालिब इंस्टीट्यूट का टाइपराइटर है, जब आया करो लेटर टाइप करने तो वो ले आया करो, क्योंकि ये तो वाकई में बहुत छोटा है कि एक उंगली की जगह वो 2 दब जाते थे। तो इस तरह से मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे भी उनके खिदमत में काम करने का मौका मिला है। मुझे इस बात पर निहायत फ़ख्र और मसरत है कि आज की इस बावक़ार इल्मी नशिस्त में जनाब सलीम आरिफ साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, जिनके ख़यालात से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। सलीम आरिफ साहब हिंदुस्तानी थिएटर, टेलीविज़न और फ़िल्म की ऐसी जानी मानी और मोतबर शख्सियत हैं। आपका शुमार उन फ़नकारों में होता है जिनकी गहरी जड़ें फ़नून लतीफ़ा और रिवायात से जुड़ी हैं। आपको पेंटिंग से भी दिलचस्पी है और इब्तिदा में इस मैदान में आपने अपनी मुस्तहकम शनाख्त भी कायम की थी। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्टेज क्राफ्ट और डायरेक्शन में बाकायदा तरबियत हासिल की है। आपने कई शोरा आफाक ड्रामों की हिदायतकारी की है, जिन्हें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में बेपनाह मकबूलियत मिली। आपके चंद मशहूर ड्रामों के नाम हैं आपकी सोनिया, ताजमहल का टेंडर, खराशे, गालिब नामा, कैफ़ी साहब, पांसा। इस मुख्तसर तारुफ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस मियार की शख्सियत आज हमारे दरमियान है। मुख्तलिफ़ कौमी व बैनुल-अक़वामी इदारों में आप मदऊ किए जाते रहे हैं और इल्मी व फ़िक्री हलक़ों में आपकी आरा को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है। हम आपकी तशरीफ़ आवरी को अपने लिए एज़ाज़ तस्वुर करते हैं। मैं आपसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज का खुतबा पेश फरमाएँ। जनाब सलीम आरिफ साहब।
आदाब। आप सभी हजरात का यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से गालिब इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जनाब मिस्टर बदर दुरेज़ अहमद साहब का, जनाब प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान गिदवई साहब का, जनाब इदरीस अहमद साहब का और हम सब ड्रामा ग्रुप की सरबरा दक्षिंदा जलील साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मदऊ किया और इस काबिल समझा कि आप जैसे लोगों के सामने हाजिर हो सकूँ। हम अगर आज हिंदुस्तानी थिएटर की बात करें तो देखेंगे कि नाटक करने वालों की तादाद बढ़ी है। बहुत सारे नाटक हो रहे हैं, हर तरह के नाटक किए जा रहे हैं, नए तजुर्बे भी हो रहे हैं, कुछ नए नाटक लिखे भी जा रहे हैं, मगर पिछले 10 सालों में उनमें कुछ फ़र्क ज़रूर आया है। हबीब तनवीर, रतन थियम, के एन पनिक्कर और बीवी कारन जी की तर्ज पर फोक और ट्रेडिशनल फॉर्म्स को इस्तेमाल करने की जगह अब कहानियों का रंगमंच, दास्तान गोई, 2 एक्टर के नाटक और सोलो परफॉर्मेंस का सिलसिला बढ़ गया है। ये एक तरह से आज के थिएटर के हालात की मजबूरियों की वजह से ही है। बादल सरकार के पूर्व थिएटर का चलन भी कम हुआ है। इसके बरक्स LED स्क्रीन लगाकर कुछ नामवर सितारों को लेकर म्यूजिकल्स और स्पेक्टिकल्स आना शुरू हो चुके हैं। यानी हिंदुस्तानी थिएटर के कारोबारी पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर जब कभी हिंदुस्तानी थिएटर पर कोई सेमिनार, गोष्ठी या बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू होती है तो थिएटर करने वालों की दुश्वारियों का रोना रोया जाता है, समाजी और सरकारी बेनियाजी का शिकवा किया जाता है, मगर हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम या सलाह मशवरे कम ही किए जाते हैं। हिंदी उर्दू थिएटर में पैसा नहीं है, सिर्फ थिएटर के सारे रोजी नहीं चल सकती, टिकट खरीद कर ड्रामा देखने वाले लोग हिंदी उर्दू में नहीं हैं, जैसी बातें हम पिछले 50 सालों से सुनते आ रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि थिएटर करने वाले थिएटर और अपने हालात के अच्छे ना होने के बावजूद उसके बेहतर बनने के इम्कानात से मायूस हो चुके हैं, या गालिबन वो इन हालातों के बावजूद मुतमईन हैं और थिएटर के लिए कुर्बान हो जाने को उसके किए जाने के लिए ज़रूरी शर्त मानते हैं। अब से 20 साल पहले शायद ये बात सही हो, हालांकि मैं गवाह हूँ कि 1970 और 80 की दहाई में लखनऊ, भोपाल, पटना जैसे शहरों में लोग टिकट खरीद कर नाटक देखने आते थे। दिल्ली में मैंने खुद 1980 से लेकर बहुत सालों तक NSD रेपर्टरी और दूसरी गैर पेशेवर ग्रुप्स के नाटकों में हाउसफुल के बोर्ड लगे देखे हैं। ये बात सही है कि मराठी, गुजराती और बंगाली नाटकों की तरह हिंदी उर्दू के इलाकों में थिएटर लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया है, या वहाँ पर लोगों ने अभी भी थिएटर को एंटरटेनमेंट यानी अपनी तफरीह और ज़ियाफ़त का ज़रिया नहीं माना है। लेकिन ये मानना गलत होगा कि थिएटर देखने का उनमें कोई रुझान नहीं है या वो उसे नहीं देखेंगे। तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में शौकिया थिएटर ग्रुप्स हैं जो अपनी कोशिशों से थिएटर के चिराग और उसकी मशाल को जलाए हुए हैं। हिंदी उर्दू के इलाकों में शौकिया थिएटर करने की एक लंबी रवायत रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शौकिया थिएटर वही लोग ढंग से कर पा रहे हैं जो अपनी रोज़ी रोटी दूसरे ज़रियों से चला पाते हैं, और ये शौकिया थिएटर ही है जिसने हिंदुस्तानी थिएटर को हिंदुस्तान में लगातार ज़िंदा रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी उर्दू में बड़े शहरों में आज पेशेवर थिएटर नहीं हो रहा है। सरकारी ग्रांट के ज़रिए हर बड़े शहर में थिएटर हो रहा है, मगर उसमें काम करने वाले लोग उस ग्रुप को चलाने वाले के अलावा बहुत कम पैसों में काम करते हैं। हबीब तनवीर, रतन थियम के यहाँ भी उनके कलाकार बहुत कम पैसों में काम करते रहे थे, चूँकि उनकी ज़रूरतें उस पैसों से पूरी हो जाती थीं। हालांकि उनमें ज़्यादातर खेती किसानी करते थे और बुआई और कटाई के अलावा वक्त में थिएटर कर रहे थे। हाल के कुछ सालों में कुछ राइटर, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर हैं जो बड़ी मेहनत और जोश के साथ महंगे टिकट खरीद कर देखने वाला नाटक कर रहे हैं। फिरोज़ अब्बास खान, शहीद आलम, अतुल सत्य कौशिक, गौरव भारद्वाज और भी कुछ नाम हैं जिन्होंने थिएटर के कारोबारी पहलू पर भी उतनी अहमियत दी है जितनी कि उसकी फनकारा पहलुओं पर। दिल्ली और मुंबई इसके अच्छी मिसाली शहर हैं। अब उन लोगों के खिलाफ अक्सर ये शिकायत की जाती है कि वो तो फिल्म और TV स्टार्स को लेकर नाटक करते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोग बेशक उन स्टार्स को देखने महंगे टिकट खरीद कर आते हैं, मगर उन स्टार्स की वजह से नाटक ही देख कर जाते हैं, ना कि कोई आइटम सॉन्ग या फिल्म या TV शो। और अगर नाटक अच्छा लगा तो दोबारा देखने की हिम्मत करते हैं। ये स्टार्स थिएटर में नई ऑडियंस और नया पैसा लेकर आ रहे हैं, जिसकी पूरे थिएटर को, इकोसिस्टम को बहुत ज़रूरत है, और हमें इन कोशिशों को थिएटर की बहबूदी के नज़रिए से देखना चाहिए। इन नाटकों की वजह से नाटक देखने वालों का दायरा बढ़ गया है और उनके सहारे बाकी टेक्नीशियंस और दूसरे लोगों को भी थिएटर से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है।
मुझे आज थिएटर का सबसे बड़ा मसला माकूली किराए वाले ऑडिटोरियम्स की कमी लगती है, जिसमें नाटक करते हुए करने वालों को कुछ पैसे बचें। 1980 में दिल्ली में कमानी और श्री राम सेंटर बड़े ऑडिटोरियम्स थे और आज भी वही 2 ऑडिटोरियम नज़र आते हैं। LTG जैसा ऑडिटोरियम भी चल पड़ा है, मगर हमें अब दिल्ली के हर इलाके में नए ऑडिटोरियम्स चाहिए और उनमें थिएटर देखने वाले लोग। ऐवान गालिब या प्यारे लाल भवन जैसे ऑडिटोरियम्स नाटक के लिए बहुत कम इस्तेमाल हो पा रहे हैं, जिसकी वजहों पर हमें ध्यान देना चाहिए। 1964 में टैगोर थिएटर स्कीम के बाद से आज तक सरकार की कोई नई स्कीम ऑडिटोरियम्स के बनाने की भी नहीं आई है। हमारे रेलवे स्टेशन, बस डिपोज, एयरपोर्ट सब बदल चुके हैं, मगर ऑडिटोरियम्स वही हैं। आज दुनिया स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम्स में नाटक देखती है, जिनमें टेक्निकली सुपीरियर्स प्ले होते हैं। हम लोग भी अभी 1970 के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। आज दिल्ली जो हमारी राजधानी है, उसमें एक भी ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें स्वान लेक या ब्रॉडवे के किसी म्यूजिकल को किया जा सके। यहाँ तक कि मुग़ल आज़म जैसे प्ले को भी थिएटर के बाहर करना पड़ा था। सीरी फोर्ट के ऑडिटोरियम की हालत तो हम सब जानते ही हैं। दूसरी बड़ी मुश्किल अब ये होने लगी कि हम अब शहरों में 200 से लेकर 100 और 50 लोगों के नाटक देखने की जगहें बना रहे हैं, जिसकी वजह से थिएटर की कोई इकोनॉमिक्स नहीं बन पा रही। यानी नाटक आप अपनी जेब से पैसा लगाकर उन जगहों पर कर रहे हैं। उन ऑडिटोरियम्स के मालिकों के अलावा थिएटर से जुड़े किसी और कारिंदे को कोई माली फ़ायदा नहीं होता। नए ड्रामों के स्क्रिप्ट्स भी कम लिखे जा रहे हैं, जिसके लिए हम नाटक करने वाले ही जिम्मेदार हैं। हम थिएटर की सफाई करने वाले को भी 400-500 रुपये टिप में दे देते हैं, मगर नाटक लिखने वाले से उम्मीद करते हैं कि रॉयल्टी ना ले, बल्कि अक्सर उसको बिना बताए हम शो कर लेते हैं। उस पर सितम यह कि अक्सर हम राइटर्स के स्क्रिप्ट में फेरबदल करते हैं और अगर ट्रांसलेशन या अडेप्टेशन है तो नाम तक नहीं देते और फिर उम्मीद करते हैं कि हमें नए नाटक लिखे हुए मिल जाएं। आखिर कब तक पुराने ड्रामों को आप देखने वालों को दिखाते रहेंगे और सोचेंगे कि लोग आते रहेंगे? इन मसलों पर नाटक करने वालों को मिलकर सोचना और काम करना चाहिए। पहले राइटर्स, पेंटर्स, शायर और प्रोफेसर्स थिएटर के साथ रिश्ता रखते थे, जिनमें मेरे शुरुआती दिनों में बहुत अहम रोल अदा किया। वो सरपरस्ती और रहनुमाई आज के थिएटर में कम नज़र आती है। आज थिएटर बहुत हो रहा है और हर तरह का थिएटर हो रहा है और शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अच्छे थिएटर की ऑडियंस बनाने में वक्त लगता है, मगर एक ख़राब या कमज़ोर नाटक उसी ऑडियंस को अपने से दूर कर देता है। आज हिंदुस्तानी थिएटर के सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक इकोनॉमिक वायबल मॉडल तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, जैसा कि मराठी और गुजराती थिएटर के प्रोड्यूसर्स करते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ मराठी थिएटर की सबसे बड़ी ताकत उन प्रोड्यूसर्स और स्टेक होल्डर्स का एक साथ खड़े होना है। वो प्रोड्यूसर्स और नाटक कंपनी के जिम्मेदार लोग थिएटर के टिकट, ऑडिटोरियम का किराया और न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट के रेट सब मिलकर तय करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हाउसफुल शो में आपको 1 लाख रुपए आने वाले हैं तो सारे खर्चे 80,000 में पूरे होने चाहिए। इस तरह की वो एक स्कीम बनाते हैं और उसके तहत नाटक करते हैं और उसी हिसाब से वो सबको पेमेंट्स देते हैं। एक्टर, बैक स्टेज वर्कर, ऑडिटोरियम का किराया, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट सब उस खर्चे में शामिल होते हैं। वहाँ ऑडिटोरियम भी आपको सिर्फ 4 घंटे के लिए मिलता है और शनिवार इतवार 4 अलग अलग शोज़ होते हैं, बाकी दिन 1 या 2। महीने में एक नाटक के 15 से 20 शो हो जाते हैं और फिर वो महाराष्ट्र और कोंकण के दूसरे इलाकों में अपनी कंपनी के बसेस में टूर करते हैं। नाटक का प्रोड्यूसर 40 से 60 शोज़ की शुरुआत में बुकिंग करता है और अगर नाटक कामयाब रहा तो 30-40 शो के बाद प्रॉफिट कमाना शुरू करता है। वहाँ एक कामयाब नाटक के 2000 शो तक हो जाते हैं और उसकी टीम के हर मेंबर को इस नाटक से कम 1.5 या 2 साल का रोजगार मिलता है। सरकार के साथ थिएटर के प्रोड्यूसर्स का राब्ता लगातार बना रहता है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में थिएटर मिडिल क्लास एंटरटेनमेंट का बहुत सालों से एक अहम हिस्सा बना हुआ है। हिंदुस्तानी थिएटर में ये किया जा सकता है, मगर हमें उसके लिए मिलकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। थिएटर को पेशेवर रोजगार बनाने की कोई कारामद कोशिश आज भी नज़र नहीं आती। हालांकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और दूसरे सरकारी इदारे इसी ख्याल को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, मगर वो थिएटर के लिए ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन उन सारे पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कोई कारगर कोशिश नहीं हो रही है। आज भी NSD रेपर्टरी का A ग्रेड एक्टर वहाँ काम कर रहे क्लर्क से कम पैसे का पाता है।
जो लोग रेपर्टरी कंपनीज में काम कर भी लेते हैं उन्हें भी 7 साल के बाद उसे छोड़ना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्म और टेलीविज़न में काम ढूंढना पड़ता है। ये हिंदुस्तानी थिएटर का बड़ा अलमिया है कि यहाँ फिल्म को थिएटर का दुश्मन माना जाता है। पूरी दुनिया में लोग थिएटर भी करते हैं और फिल्म और टीवी पर भी काम करते हैं। हमारे यहाँ थिएटर और फिल्म के टकराव की एक वजह तो ये भी थी कि फिल्में बम्बई में बन रही थी जो हिंदी का इलाका नहीं था और उसके लिए एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स को अपने शहर छोड़कर बम्बई जाना पड़ता था। दूसरी वजह यह भी रही है कि कामयाब होने के बाद बहुत बड़े सितारे कभी थिएटर में वापस नहीं आए। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सितारे जो थिएटर से ही फिल्मों में गए हैं, अगर हर 2 साल में एक नाटक में काम कर लेते तो हिंदुस्तानी थिएटर का स्टेटस आज समाजी तौर पर कहाँ होता। आज इंग्लैंड और अमेरिका में बड़े हॉलीवुड के स्टार्स 2-3 साल में एक सीज़न के लिए वक्त निकालकर थिएटर करने वापस आ जाते थे। वो एक तरह से अपनी उनके रियाज करने की जगह बन जाता है। आप आज अगर अमेरिका में जाएं तो आपको पता चलेगा कि 2029 में, 2028 में कौन से एक्टर्स ब्रॉडवे पर आकर नाटक एक सीज़न के लिए करेंगे। जाहिर है उनके टिकट भी 10,000 से लेकर 40-50 हज़ार तक इंडियन रुपीस तक की कीमत के होते हैं और शोज़ हफ्तों पहले बुक हो जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह और उसके बाद बहुत सारे लोग थिएटर से जुड़े रहे हैं और अपनी तरह से मुंबई जैसे शहर में हिंदुस्तानी थिएटर को ज़िंदा रखे हुए हैं। मगर सीज़न का कॉन्सेप्ट अभी हमारे थिएटर में नहीं घर बना पाया। यानी बड़े सितारे वाले नाटक 6-8 हफ्तों के सीज़न जो एक थिएटर में एक ही प्ले को देखने की सहूलियत देता हो और डिमांड के हिसाब से संडे और सैटरडे को 2-3 शो तक हो सकते हों, ऐसा सिलसिला हमारे यहाँ भी शुरू नहीं हुआ, जो मुझे लगता है होना चाहिए। आज जब फिल्म के बनाने में लेबोरेटरीज़ का रोल ख़त्म हो गया है और फिल्म, सिनेमा और OTT के काम मुंबई के बाहर ज़ोर पकड़ चुके हैं, तो लखनऊ, भोपाल और दूसरे शहरों में वहाँ के बहुत से थिएटर के कलाकारों को काम मिल रहा है और वो अपने घर में रहकर थिएटर और फिल्म OTT कर पा रहे हैं। ये दिक्कत हिंदी उर्दू वालों के साथ ही आई है, वरना बंगाल में कभी किसी को दिक्कत नहीं होती। सौमित्रो चैटर्जी प्ले भी करते हैं, फिल्में भी काम करते हैं, टेलीविज़न पे भी काम करते हैं। मराठी में नाना पाटेकर मराठी फिल्म भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं। डॉक्टर लागू स्टेज भी करते थे, फिल्म में भी काम करते थे। मगर हिंदी वालों पर हमेशा ये लांछन लगता रहा है कि ये अपने थिएटर छोड़कर फिल्मों में चले जाते हैं और मुझे लगता है ये बहुत ही इस नज़रिए को बदलने का वक्त है और उस पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कला या आर्ट की तरह थिएटर की भी अपनी सीमाएं या हदें होती हैं और उन हदों को पार करते हुए नाजरीन के सामने हमको स्टेज पर वो सब दिखाना पड़ता है जो वहाँ नहीं होता। यानी पेड़, पहाड़, नदी, राजा का महल, गरीब की झोपड़ी, एक दरमियानी दर्जे का घर और उसका ड्राइंग रूम, वो सब जो असलियत में वहाँ नहीं है, हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं, भले ही इशारतन। स्टेज पर ना तो कोई अदाकार राजा होता है, ना ही कोई फ़कीर या पागल, बल्कि वो अपनी अदाकारी से शऊरी तौर पर एक किरदार की तख्लीक करता है और आपको यकीन दिलाता है कि वो ड्रामे में वही किरदार है, ना कि आपके जानने वाला दोस्त या कोई मशहूर अदाकार। यानी उसकी किरदार निगारी में आपका उस अदाकार के किरदार पर यकीन करना एक अहम पहलू है। और थिएटर या ड्रामे में हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी ताकत आप जैसे देखने वालों की कहानी और किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को तसव्वुर करने की, उन्हें समझने और उन पर यकीन करने की सलाहियत है। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ थिएटर करने और देखने की पहली शर्त बन जाती है। यानी आप अपनी ना यकीन करने की सलाहियत को तर्क करके शऊरी तौर पर खुद को ड्रामे की दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए तैयार करते हुए उसे देखने आते हैं। हम स्टेज पर कहते हैं कि वहाँ विंग्स में ज़ोरदार आग लगी है और शोर शराबे के बीच कुछ किरदार अपना सामान निकाल रहे हैं। आप उन किरदारों की अदाकारी, आवाज़ और रोशनी के सही इस्तेमाल से उस माहौल और हादसे का यकीन कर लेते हैं। यानी आपका यकीन करना ही हमारे ड्रामे को कामयाब करने की ज़मानत बन जाता है और ये यकीन आपको एक अदाकार ख्याल और एहसास को आप तक मुंतकिल करके दिखाता है, जिसमें उसकी मदद के लिए आवाज़, रोशनी और जगह के सही इस्तेमाल भी शामिल होते हैं। ये कोई अजूबा नहीं था कि हमारे नाट्य शास्त्र या संस्कृत ड्रामों की पेशकश में एक खाली स्टेज का तस्वुर रहा है जिसमें शकुंतला या उरुभंगम या मृच्छकटकम जैसा नाटक खेला जा रहा है। उन ड्रामों में अल्फाज, माकूल लिबास और अदाकारी आपके तस्वुर करने की सलाहियत को रोशन करते हैं। दुष्यंत कालिदास के अल्फाज से उस खूबसूरत जंगल और आश्रम को आपके जहन में उजागर करता है और हर नाटक देखने वाला अपनी समझ और तजुर्बे के हिसाब से उसका तस्वुर कर लेता है।
जहां शकुंतला दुष्यंत को नजर आती। अब इसी के बरक्स आज आप देखिए एलईडी स्क्रीन पर पारसी ड्रामे के बदलते पर्दों की तरह या फिल्म के बैकड्रॉप की तरह आपके लिए एआई से जनरेटेड तस्वीरें दिखाई जाती हैं, आपके लिए सेट्स और स्पेसेस बनाते हैं और एक बनी बनाई तस्वीर दिखाकर नाटक में आपके अपने जहन की सोच और शमूलियत को तकरीबन ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ वैसे ही जैसे फिल्म में कैमरा और म्यूज़िक बैसाखी की तरह आपको सीन या किरदार के एहसास और जज्बात के करीब ले जाते हैं। ये थिएटर की अपनी मंजर और किरदार निगारी को कमज़ोर कर रहे हैं और उसे फिल्म के करीब का तजुर्बा बना रहे हैं, जिससे थिएटर की अपनी जमालियात पर बुरा असर पड़ रहा है। आज हमारे समाज और इंसान में बहुत तेज़ी से बदलाव नज़र आ रहा है और थिएटर भी बदलेगा और उसे बदलना भी चाहिए। मोबाइल फ़ोन जिसकी ज़रूरत आपसी बातचीत के लिए थी, अब उसके अलावा बहुत से दूसरे काम कर रहा है। अब वही हमारे लिए हर ज़रूरत की एक तरह की आखिरी पनाहगाह बन गया है। हम सब उसके ग़ुलाम बन चुके हैं। अलग अलग कमरों में एक ही घर के रहने वाले लोग अपने फ़ोन पर अपने शौक़ के हिसाब से फिल्म या वीडियोज़ देख रहे हैं। मगर एक बात बहुत साफ है कि लाइव स्पॉट, लाइव एंटरटेनमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स और ख़ासतौर से थिएटर फिर भी बचेगा, क्योंकि उसे देखने वालों के लिए आपको अपने घरों से चलकर बाहर आना पड़ेगा। बाकी सब आपके मोबाइल पर आपके बेडरूम में मुहैया हो जाएंगे। अब बाहर का खाना अपने घर बैठकर खाना आम होता जा रहा है। उसी तरह बहुत सारे ऐप्स की वजह से जिन कामों में आपका आधा या पूरा दिन चला जाता था वो अब घर बैठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लेजर या खाली वक्त के शगल ऑर्गेनाइज होंगे और हमारे खाली वक्त को अलग तरह से इस्तेमाल करने के तरीके नई तरह से बनेंगे। उसमें एंटरटेनमेंट भी शामिल है। आज हमने क्रिकेट और दूसरे खेलों की कवरेज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और कैमरा लगाकर टीवी स्क्रीन पर घर में बैठकर इंडोर गेम की तरह उसको बना दिया है और हम सब उसका लुत्फ भी लेते हैं। मगर ड्रामे रिकॉर्ड कर दिखाने की सारी कोशिशें अब तक बेअसर रही हैं। आज हर तरफ एआई का बहुत जिक्र है। उसके इम्कानात पूरी तरह से अभी हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, मगर एक बात ज़रूर है कि एआई भी दूसरे ज़रूरियात की तरह हमारी तफरीह के लिए नए ज़राए पैदा करेगा। नई टेक्नोलॉजी नई तरीक़े राइज करती है। ऐसा लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब बच्चे की पैदाइश के साथ ही एक चिप उसकी हथेली में डाल दी जाएगी, जो उसके पूरे निज़ाम को देखेगी, उसके पैरामीटर्स को संभालेगी और मार्केट फोर्सेस के ज़ेरे असर उसकी ज़िंदगी की राहें तय करेगी। नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमारे एंटरटेनमेंट को डिफ़ाइन और कंडीशन करेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर नए रास्ते भी बनते हैं। सोच कर देखिए, जब फोटोग्राफी हमारी ज़िंदगी में 150 साल पहले आई तो उसके ज़ेर असर पेंटिंग को मजबूरन नई ज़मीनें देखनी पड़ी और इम्प्रेशनिज़म से शुरू होकर 20वीं सदी में पेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन तक पहुंच गई। क्यूबिज्म ने आर्ट को देखने का नज़रिया ही बदल डाला। टेक्नोलॉजी ने फोटोग्राफी से मिलकर सिनेमा जैसा मीडियम तैयार किया और उसके ज़ेर असर थिएटर को भी नई राहें तलाशनी पड़ी। पारसी ड्रामा कंपनी के तैयार किए हुए ड्रामे हिंदुस्तान में फिल्मों का डीएनए बने और उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान उसकी सबसे बड़ी ताकत। थिएटर में भी उसके असर नज़र आए और एक लंबा सिलसिला तजुर्बों का शुरू हुआ। कोई भी जिंदा आर्ट अपनी सोच और अमल में तजुर्बाती होती है। वो बदलते वक्त के साथ बदलती है और नई सोच और नए सवाल खड़ी करती है। थिएटर को भी बदलते दौर में बदलना होगा। थिएटर में नए तजुर्बे बुनियादी तौर पर लिखे जाने से शुरू होते हैं या फिर पेशकश के दौरान भी उसमें तरमीम होती है। चूँकि थिएटर में सभी आर्ट फॉर्म्स की शमूलियत है, इसलिए उन आर्ट फॉर्म्स के बदलाव भी थिएटर पर असर डालेंगे और नई ऑडियो विजुअल लैंग्वेज को जन्म देंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थिएटर करने वालों को ज़्यादा बाशऊर और बेटर इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। उनसे बेहतर स्किल्स की तवक्को की जाएगी। उनको अपने एक्सप्रेशन में ज़्यादा शिद्दत पैदा करनी होगी, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी या महसूस करने की ताकत और एहसास भी बदल चुके होंगे। ये वो दौर होगा जब मुमकिन नामुमकिन की हदें तकरीबन ख़त्म हो चुकी होंगी। यकीन और ना यकीन करने की सलाहियत भी बदल चुकी होगी। आज जो बातें हमें एक्साइट करती हैं या इंगेज करती हैं, वो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बेमानी लगें। रिश्तों के रूप बदल चुके होंगे, हमारी कहानियाँ बदलेंगी, उनको देखने और समझने के तरीक़े भी बदल चुके होंगे। बहुत से तजुर्बे इंसान के लिए बेमानी हो चुके होंगे और नए तजुर्बों की तलाश ही उन्हें थिएटर तक खींच कर लाएगी, क्योंकि तब तक ऐप्स और टेक्नोलॉजी के सहारे चलने वाली ज़िंदगी इंसान को कमरों में कैद कर चुकी होगी। वर्क फ्रॉम होम और एंटरटेनमेंट एट होम जैसे तस्वुर कोविड के बाद चलन में आ चुके हैं
वाईफाई और डेटा आज इंसान के लिए ऑक्सीजन जितना ज़रूरी बन चुका है। हम सब डिजिटल कंज्यूमर हैं। बड़े शहरों में कोशिश जारी है कि आपका ट्रैवल टाइम कम हो जाए, मीटिंग्स ऑनलाइन कर ली जाएं, वक्त का बेहतर इस्तेमाल हो। जिन चीज़ों के लिए आप लाइन लगाते थे वो आज सब ऑनलाइन मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब आप एक कंप्यूटर जैसी मशीन से अपने तार जोड़ लेंगे और एक प्रोग्राम आपके अंदर वही सेंसेशन और इमोशंस जनरेट करेगा जो 1-2 घंटे की फिल्म देखने से होती थी, और आप घर बैठे उस तजुर्बे का मज़ा लेंगे, कुछ हद तक वैसे ही जैसा लोग ड्रग अब्यूज़ से अपने जिस्म के साथ करते हैं। ये डिजिटल एडिक्शन आज एक रियलिटी बन चुका है और थिएटर वो वाहिद ज़रिया बनेगा जो इंसान को उसकी गिरफ्त से बाहर खींच लाएगा। आने वाले दिनों में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नेचुरल स्टुपिडिटी कम हो जाए, मगर नेचुरल क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होगी, और ये क्यूरियोसिटी जब तक ज़िंदा रहेगी, जब तक इंसान इंसान से बेजार नहीं होगा, थिएटर ज़िंदा रहेगा। शुक्रिया। सवाल जवाब ये सवाल जवाब तो मेरे ख्याल से नहीं है इसमें। हजरात, आप आज का खुतबा बउनवान थिएटर और आज और कल के मौजू पर समाअत फरमा रहे थे। आज का जो खुतबा है ये लाइव फेसबुक पर लाइव नश्र किया जा रहा है, और आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने जो भी कोशिश होती है उससे पूरी कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि जो हालात हैं दिल्ली के, जिस तरह का ट्रैफिक वगैरह के लिए मुश्किलात हैं, तो उसकी वजह से लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे सामाईन यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रात, ये जितने भी खुतबे होते हैं, बेगम आबिद अहमद मेमोरियल लेक्चर, फ़खरुद्दीन अली अहमद लेक्चर और दीगर जितने भी हमारे यहाँ खुतबात होते हैं, ये सब हमारा जो एक मुजल्ला शाया होता है गालिब नामा, उसमें शामिल किए जाते हैं। तो आज का खुतबा भी गालिब नामे में शामिल किया जाएगा। जस्टिस जनाब बदरुद्दोज़ अहमद साहब मारूफ कानूनदा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और इस इदारे के चेयरमैन हैं। इंसानियत की आला इक़दार और इल्म व अदब की तरक्की के लिए दर्द दिल रखते हैं। आपकी रहबरी का ही नतीजा है कि इस इदारे ने सारी दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त क़ायम की है। आपकी सरपरस्ती में इस इदारे ने जो तरक्की की है उसकी गवाही हर साहिब इंसाफ देता है। आपकी मौजूदगी की वजह से हमेशा दिल को तक़वियत रहती है कि कोई भी गैर मुतवक्को हालात पैदा हुए तो आप जैसा साहिब बसीरत सरपरस्त मौजूद है। आपसे निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मेरी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलिमात से नवाजें। जस्टिस जनाब बदरुद्दोज़ अहमद साहब। सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब, सलीम आरिफ साहब, इदरीस साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपका जो लेक्चर था वो मुझे आपने कहा कि जैसे थिएटर है, थिएटर आपको डिसबिलीफ से बिलीफ पे ले जाता है, तो मैं भी तसव्वुर कर रहा था कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और आपने बिल्कुल वो तस्वीर एक खींच दी जो एक फ़िल्म थी मैट्रिक्स, शायद आपने देखी हो, जिसमें आदमी खुद ही अपने उसमें डूब जाता है और एक डिजिटल वर्ल्ड में खो जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह से आजकल कुछ आधे आधे तो डिजिटल वर्ल्ड में हम डूब ही चुके हैं, और अपने फ़ोन के ज़रिए, जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले तो सिर्फ ये एक दूसरे से बात करने के लिए थी, लेकिन अब इसमें फ़ोटोग्राफी भी आ गई, वीडियो भी आ गए और तरह तरह के अदर ऐप्स इसमें चलते हैं। तो इन डेवलपमेंट्स का थिएटर पे क्या असर होने जा रहा है, ये हम मेरे ख़्याल में अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने बात कहा कि अल्टीमेटली जब इंसान को इंसान से मिलना हो तो वो थिएटर पे ही हो सकता है, और
आप पर्दे पे फिल्म देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे फिल्म देख सकते हैं, लेकिन आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है इंसान टू इंसान वो सिर्फ थिएटर पे ही हो सकता है। और मेरे ख्याल में मैंने कभी एक्ट तो करा नहीं प्ले में, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट प्ले में एक्ट कर रहा हो तो वो ज़रूर देखता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, और ऑडियंस भी देखती है कि वो आई टू आई कांटेक्ट भी होता है, और उसी कनेक्शन से थिएटर ज़िंदा होती है। और मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम इन सब चीज़ों से परेशान हो जाएंगे तब हमें थिएटर ही एक आउटलेट मिलेगा जहाँ पे हम अपने आप को खो सकें, बट इंसानों के साथ खो सकें। ये नहीं कि आप किसी नॉन एंटिटी के साथ, जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, उसके साथ आपका कोई कनेक्शन हो। जहाँ तक आपने बात कही कि जो आजकल थिएटर को, पर्टिकुलरली हिंदी उर्दू थिएटर, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि मराठी थिएटर इज़ अलाइव एंड किकिंग, और इसी तरह से बंगाल में भी। यहाँ पे जो कमियाँ हैं वो आपने सही कहा कि दिल्ली में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ पे स्वान लेक जैसा कोई प्रोडक्शन हो जाए। तो इस तरफ अब गालिब इंस्टीट्यूट का जो ऑडिटोरियम है ये 70s में बना था, और मुझे याद है कि जब बना था तो उस वक्त ये कहा जाता था कि ये एक्यूस्टिकली सबसे अच्छा ऑडिटोरियम है, यानी कि कोई स्टेज पे अगर हल्के से बात भी कर ले तो लास्ट सीट में आवाज़ आती थी। बट उसके साथ साथ हमें इसको रीवैम्प करना पड़ेगा। अब इसको बड़ा तो नहीं कर सकते, जितना है इसकी कितनी 500 की कैपेसिटी, 540 की कैपेसिटी है, अब बड़ा साइज़ है। और यहाँ पे ड्रामे होते रहे हैं, और गालिब इंस्टीट्यूट खुद करती है अपने ड्रामे, हम सब ड्रामा ग्रुप के बैनर के अंदर। मेरे ख्याल में हमें ट्रस्टीज़ के सामने ये रखना चाहिए कि ऑडिटोरियम को थोड़ा सा हाईटेक किया जाए, ताकि इसमें जो आजकल और बाहर के ड्रामे हो रहे हैं उस लेवल तक तो शायद ना पहुंच पाए इमीडिएटली, बट एटलीस्ट उसकी तरफ हम कुछ कदम बढ़ा सकें। और आपने ये भी बात सही कहा कि ड्रामा लिखने वाले भी बहुत कम हो गए हैं, और पुराने ड्रामे दिखा दिखा के लोग भी परेशान हैं। तो इसलिए हमें नए ड्रामों की और ड्रामा लिखने वालों की खोज करनी चाहिए, उर्दू में करनी चाहिए, और ऐसी ज़बान में करना चाहिए जो दिल्ली वाले समझते हैं। और दिल्ली में तो मेरे ख्याल में उर्दू ही बोली जाती है, लोग चाहे उसे हिंदी कह लें या कुछ भी कह लें, हिंदुस्तानी कह लें, बोली तो उर्दू ही जाती है। और अगर आप सही मायने में देखें तो उर्दू और हिंदी जो है वो दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, उनका सिंटैक्स, ग्रामर आइडेंटिकल है। सिर्फ कुछ अल्फाज आप फ़ारसी के ले आइए या कुछ अल्फाज आप संस्कृत के ले आइए तो वो उर्दू और हिंदी में तब्दील हो जाती है, बट ज़बान वो एक ही है। और एक दो बातें मैं अपनी वालदा के बारे, बेगम आबिदा अहमद साहबा के बारे में बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ड्रामे की ज़रूरत है और उर्दू ड्रामे की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने हम सब ड्रामा ग्रुप कायम किया, और उसमें बड़े अच्छे प्लेस हुए, अभी भी होते हैं। उनकी एक पहलू ये भी है कि उनके हमारे नाना सुल्तान हैदर जोश थे, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर, उर्दू के वन ऑफ द फर्स्ट
उर्दू राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। और आपको एक बात और बता दूं कि हमारी एंसेस्ट्री जो जाती है वो शेख सलीम चिश्ती तक जाती है, और उन्हीं के औलाद में हम लोग, हमारी वालदा हैं, और जो कि आगे जुड़कर बाबा फरीद गंज शकर तक जाती है। तो उनमें काफ़ी टैलेंट्स थी। वो बैडमिंटन प्लेयर थी, पॉलिटिशियन थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। उन्होंने महिला इमदाद कमेटी एक फॉर्म करी थी जिसमें जो बच्चियां किसी वजह से ऑर्फन हो गई थी उनको रखा। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसाम में भी महिला इमदाद कमेटी बनी और कई स्टेट्स पे बनी, जिनमें बहुत बच्चियों को तालीम दी गई, उनको रहने की जगह दी गई, और वो वहाँ से ग्रेजुएट होके अपने अपने प्रोफेशंस में चले गए। तो उनको याद करना इस मौके पे, उनकी असल में सालगिरह की तारीख तो 17 जुलाई थी, मगर कुछ मसरूफ़ात से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। और कितने साल हो गए अब उनको? 2003 में नहीं 1923 103 साल हो गए। ये 103 साल हो गए। अगर वो ज़िंदा हयात होती तो 103 साल की होती। एनीवे, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और ये ज़रूर शाया होना चाहिए इसमें गालिबनामा में, और इसका बल्कि आपको हिंदी में भी, देवनागरी में भी इसको शाया करना चाहिए, और इसका अगर हो सके तो तर्जुमा भी, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे ख़यालात हैं कि थिएटर को कैसे आगे ले जाया जाए, ताकि आगे की जनरेशन जो हैं, अब तो जेन ज़ी आ गया, जेन ज़ी के बाद मैं पूछ रहा था अपने बेटे से कि तुम्हारे बच्चे जो हैं, मेरे पोते, वो कौन से जेन में, वो सुनने में आया है कि वो जेन अल्फ़ा कहलाते हैं। तो जेन ज़ी भी अब पुराना होने जा रहा है, जेन अल्फ़ा तैयार हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं पूरे साल में। एक तो ये लेक्चर है, इसका इनकाद हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत होता है। उसके अलावा एक बहुत अहम प्रोग्राम है हमारा मुलाकात एक फ़नकार से। उसमें हम हिंदुस्तान के या उससे बाहर के भी जिन्होंने थिएटर की दुनिया में या अदब की दुनिया में कारनामाए अंजाम दिए हैं, तो उनको हर महीने की पहली तारीख को रात 9 बजे हम लोग उसको नश्र करते हैं, और उसमें प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब जो है उसके होस्ट हैं, और जिसको बहुत पसंद किया जा रहा है। उसके अलावा एक स्ट्रीट प्ले हमारे यही गालिब इंस्टीट्यूट में मुनक्किद किया जाता है, जिसमें आर्ट कॉलेजेस को हम लोग या आर्ट ड्रामा ग्रुप को उसमें शामिल करते हैं, वो होता है। उसके अलावा ड्रामा फेस्टिवल होता है, इस मरतबा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर को मुनक्किद किया जाएगा। 5 ड्रामे स्टेज किए जाएंगे उसमें। और उसके अलावा फिर हमारे जो बैनुल अक़वामी गालिब सेमिनार होता है, उसके आखिरी दिन एक ड्रामा जो भी बहुत मशहूर ड्रामा होता है, ख़ास तौर से उर्दू और गालिब के ताल्लुक़ से होता है, उसको स्टेज किया जाता है। और सर फरमा रहे थे कि यहाँ तो उर्दू ही बोली जाती है। अब से 20 या 25 साल कब्ल दिल्ली के अंदर जो रामलीला होती थी सर, उसके अंदर उर्दू के ही डायलॉग बोले जाते थे, उर्दू ज़बान में ही डायलॉग बोले जाते थे। मैं जाता था यहाँ रामलीला ग्राउंड में, और उनमें जितने भी वहाँ रामलीला कमेटियाँ थीं उसके अंदर, वो बाकायदा लिखा हुआ तो उसी में होता था देवनागरी में, लेकिन सारे अल्फाज उर्दू के होते थे। उससे पहले जो आर्टिस्ट थे वो उर्दू में ही पढ़ते थे और उस उर्दू में ही वो पेश किए जाते थे। लेकिन अब भी कुछ है कि उनके अंदर जो अल्फाज हैं, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता साल जब मैंने सुना तो उसमें आधे से ज़्यादा अल्फाज जो थे उर्दू के थे। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उर्दू ज़बान जो है सिर्फ़ उर्दू दा तबक़े के अंदर नहीं है, हिंदी दा तबक़ा जो है उसके अंदर भी मौजूद है। तो मैं इस कामयाब
खुतबे के लिए मैं सलीम आरिफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे इस प्रोग्राम के शुरू होने से कबल 10 मिनट या 15 मिनट पहले तक बड़ी फ़िक्र थी कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, जिस तरह के हालात थे, लेकिन माशाल्लाह आधे से ज़्यादा जो है हमारा ये सेमिनार हाल भरा हुआ है। मैं सभी का गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से और हम तमाम जो हमारे सब कमेटी के मेंबर हैं और मैं अपने स्टाफ की जानिब से जनाब सलीम आरिफ साहब का और गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जनाब बदरुद्दोज़ अहमद साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब का, सलीम आरिफ साहब का, बेगम सबदुर्रेज़ अहमद साहिबा का और काजिम साहब का, अख्तर साहब का, सरवर साहब का और जितने भी हज़रात यहाँ पर बैठे हैं जिनका नाम मैं छूट गया है मुझे माफ़ कीजिएगा। सभी हज़रात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर ममनून हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि ऐसे वक्त में और इन हालात में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस खुतबे को कामयाब बनाया। गालिब इंस्टीट्यूट ने इस खुतबे के बाद में एक डिनर का एहतमाम किया है। मेरी सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि यहाँ बाहर जो है हमने एहतमाम किया है डिनर का, तो आप डिनर फरमाएँ। बहुत शुक्रिया।